हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आखिर वो पल आ गया है जब हम आज पहला हमारा टॉपिक लेकर आ रहे हैं सीईटी 10+2 वालों के लिए, जो कि हमारे पास अब लगभग 5 महीने का टाइम बच रहा है। और इन 5 महीनों के अंदर हमें जो भी प्रैक्टिस करनी है, जो कुछ भी पढ़ना है, वो इन 5 महीनों में से 3 महीने ऐसे हैं जिनमें ही ये पढ़ाई हो पाएगी। उसके बाद तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेटों पर ही बिलीव करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और एकदम जीरो लेवल से हम शुरू हो रहे हैं। आज 1 जून 2026 हो चुकी है और आज से हमने हमारे सारे जो बोरिया बिस्तर समेट के साइड में कर दिए हैं और हमारा जो ये रथ है सीईटी का 10+2 वालों का, इसको हम बिल्कुल परफेक्टली मॉडिफाई करके एकदम रेडी कर चुके हैं। और आज से हमने स्टार्ट कर दिया है उस रथ को सीईटी की सफलता की ओर ले जाना। तो अभी भी कई लोग अगर सो रहे हैं तो प्लीज जग जाइए, क्योंकि आपकी सफलता में साथ खड़े होने के लिए आपकी अपनी प्यारी एकेडमी, जिसका नाम है माही एकेडमी 07, वो आपके साथ मिल चुकी है और आपकी सफलता में भागीदारी के लिए सम्मिलित हो चुकी है। तो इसलिए अब बिल्कुल जग जाइए और अपने माइंड को और अपने हार्ट को एक कनेक्ट कर लीजिए कि माइंड अलग नहीं जाना चाहिए और हार्ट अलग नहीं जाना चाहिए। और आप एकदम शांति से सिट बैक एंड रिलैक्स, आप अच्छे से आप इसको पढ़िए। हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे, एक एक सब्जेक्ट कवर करेंगे। 10+2 वाले जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, 10+2 वाले, स्पेशली 10+2 वाले, हालांकि ग्रेजुएशन लेवल वाले भी देख सकते हैं इसको, हालांकि उनके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, पर जीके दोनों की लगभग सेम है तो वो देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा सिलेबस यू का यू है और हम यहाँ पर एकदम जड़ से स्टार्ट करेंगे। जो केजी लेवल वाला है ना, वहां से हम स्टार्ट करेंगे और आज वो शुरुआत हो चुकी है। चलिए आप अब कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हम नोट्स अपने खुद के बनाएंगे और आपको इधर उधर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका एक वीडियो में एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उस टॉपिक का एक पोर्शन क्लियर हो जाएगा। तो आज हम राजस्थान के लोक देवताओं का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक वीडियो मैं बना चुका हूं जिसका नाम है राजस्थान के लोक देवताओं में तेजा जी का, और सिलेबस जो समझना था अब तक समझ लिया होगा। अब 1 महीना पूरा मत लगा देना इस सिलेबस को समझने में कि क्या जुड़ रहा है, क्या हट रहा है, हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। ये सारी टेंशन मैं लेकर पहले ही वीडियो बना चुका हूं, सारे वीडियो अपलोडेड हैं, आपको सिर्फ देखने की देरी है। बस आप उन वीडियोस को देखिए, उस पैटर्न को समझिए, सीईटी कैसे पास करनी है वो भी वीडियो मैंने बना रखा है। एक एक सब्जेक्ट पर वीडियो बना रखा है कि कौन सा सिलेबस कब कैसे, कितने नंबर का, कितने क्वेश्चन कैसे आएंगे, पूरी रणनीति तैयार कर रखी है। बस आपकी देखने में देरी है। सिर्फ आप क्या करते हो, स्वाइप अप कर देते हो बस, क्योंकि इसके अंदर मनोरंजन नहीं हो पा रहा ना। वो मनोरंजन कौन सा वाला, डांस वाला, गाने वाला, वायरल शॉर्ट्स, वो वायरल नहीं है यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बात हो रही है। तो अभी ये अपने ये बाबू सोना, जादू टोना, इनको साइड में रख लो और 3-4 महीने सिर्फ हमें दे दो, माही एकेडमी 07 को दे दीजिए। सिर्फ ये आपकी भलाई के लिए है और इसका कोई भी रुपया आपसे नहीं ले रहे हैं, आपकी कोई जायदाद साइन नहीं करवा रहे हैं। सिर्फ एक चीज करनी है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। उन बच्चों तक पहुंचे ये वीडियो जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं,
पढ़ने वाले तो आप भी लग रहे हो जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं। तो आप चलिए कॉपी पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट कर देना। आज हम कहानियों के माध्यम से हम पढ़ाएंगे। कहानियों के माध्यम से आपको समझना है, कहानी याद नहीं करनी है, क्योंकि कहानियां सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ये जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को याद कराने के लिए है। आपको उनसे संबंधित चीजें पढ़नी है, याद करनी है, और उसकी ट्रिक से हम याद करेंगे, और वो सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगी। और मैं आपको बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। समझने की कोशिश करना बस, और कुछ ज्यादा माइंड मत लगाना। अगर ज्यादा ज्ञान है ना तो उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना, और नया ज्ञान भरने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो उसको आप अपना लेना। क्योंकि देखिए, भरे हुए लोटे को और भरा नहीं जा सकता, खाली को भरा जा सकता है। इसलिए आप पहले उस लोटे को, आपके जो दिमाग का लोटा है ना, इसको खाली करिए, साइड में रखिए, तब जाके आपको एक एक चीज समझ में आएगी। वरना आपके कुछ नहीं आने वाला, फिर तो शून्य बटे सन्नाटा है और कुछ नहीं है। घटनाएं हम बताएंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के लोक देवता, और उन लोक देवताओं में बात कर रहे हैं पंचपीरों की। ये होते क्या है, बिल्कुल शांति से, एकदम शून्य से समझने की कोशिश करना कि लोक देवता होते क्या है। ऐसे देवता जो लोक प्रचलित हैं, यानी कि जन सामान्य में पूजे जाते हैं। उन्होंने किसी न किसी भगवान ने अवतार लिया है मानव रूप में। उन्होंने बिल्कुल मानव जैसे क्रियाकलाप करे हैं, मानव की तरह ही उन्होंने जन्म लिया है, मृत्यु भी हुई है, युद्ध भी लड़ा है, ये सब कार्य किए हैं उन्होंने। लेकिन उनके अंदर एक स्पेशल बात थी। वो क्या थी कि वो अपने धर्म कर्म पर चले, सतमार्ग पर चले, सन्मार्ग पर चले, और वो अपने वीर गति को प्राप्त हुए किसी ना किसी संकल्प से, किसी ना किसी प्रतिज्ञा से, किसी ना किसी वचन से। इस कारण से वो लोक देवता कहलाए। और उन्होंने प्रकृति को भी माना, पशुओं को भी माना, मानव का हित भी चाहा। इस कारण से वो लोक में प्रचलित हुए, इसलिए उन्हें लोक देवता कहते हैं। अब लोक देवताओं में एक परिभाषा आती है जिसे कहते हैं पीर। ये पीर होता क्या है? पीर का मतलब होता है ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूजते हैं, उन्हें मानते हैं, उसे हम पीर कहते हैं। और मारवाड़ प्रदेश में, यानी कि हमारे मरुस्थल प्रदेश में, हमारे राजस्थान में 5 पीर हुए हैं। कितने हुए हैं? 5 पीर हुए हैं। और इन पीरों को हम याद कैसे करें, तो उसकी एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो ट्रिक से इसको याद कर लेना है, क्योंकि पहला ही प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में सम्मिलित है। ये बीएसटीसी में जो अभी एग्जाम हुआ था 20 तारीख का, 20 मई का, उसमें आपके ये प्रश्न आया था, और पहली पारी में आया है कि निम्न में से कौन से लोक देवताओं का क्रम पंच पीरों में सम्मिलित है। तो आप उठा के देख लेना, उसमें आया हुआ प्रश्न है ये। तो हमारे यहाँ पर जो आपको बातें बताई जाएगी, जो आपको सिखाया जाएगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आपको यहाँ पे बताई हुई सारी चीजें आएंगी, और आपको कहानियों के द्वारा, कथाओं के द्वारा, और आपको एकदम एक एक प्रश्न याद करा दिया जाएगा विद गारंटेड प्रूफ के साथ, जो कि सब मांगते हैं आजकल, तो हम भी देने को तैयार हैं। तो हम लोक देवताओं की सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं। तेजा जी के बारे में मैंने बता दिया है, वीडियो आप पूरा वॉच करना, उसके बाद समझ में आएगा। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पंच पीरों में पढ़ेंगे। तेजा जी पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है, बस वो राजस्थान के लोकप्रिय देवता है। इसलिए मैंने पहला ही टॉपिक राजस्थान के लोकप्रिय देवता तेजा जी के बारे में बनाया है। तो उसको आप देखिए, बहुत अच्छे से कहानी के ढंग से समझा रखा है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। लव स्टोरीज वगैरह भी तो सुनते हो ना,
फिल्में देखते हो, रील्स देखते हो, तो उससे बढ़िया है कि इनके बारे में देखिए और आपको बेटर समझ में आएगा। और ये ऐसा अपना टॉपिक है, इसको आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि गुपचुप आप कोने में गए और देखना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। आप अपने बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी, इनके साथ भी देख सकते हो। ऐसा कोई कंटेंट नहीं है हमारे यहाँ पे कि जिसको आप चुपके से देखो। तो बढ़िया चौड़े में देखो, अच्छे से। और ऐसे वीडियोस हैं कि आपका सीना 36 इंच से 40 इंच का कर देंगे और दिमाग आपका एकदम खुल जाएगा। इस तरीके के कंटेंट है हमारे चैनल पर आपको देखना है, तब जाके पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। बिना देखे ऐसे ही हवा में तीर लगाने से तो और अंदाजे से तो कुछ भी नहीं होने वाला। जहां हो वहां के वहीं रह जाओगे, टस के मस रह जाओगे। तो ठीक है। आज हम पंच पीरों के बारे में, ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो पंच पीरों की ट्रिक क्या है, सुनना ध्यान से, लिख भी लेना। पा गो हमें राम। क्या? पा गो हमें राम। तो पा से होता है पागु जी, गो से होता है गोगा जी, है से होता है हड़बू जी, मे से होता है मेहा जी और राम से होता है रामदेव जी। तो पा गो हमें राम। तो इस प्रकार से ये आपके पंच पीर की ट्रिक हो गई है। और इन पंच पीरों में सम्मिलित देवता मैं आपको बता चुका हूं, वापस से एक बार देख लो। पा से पाबू जी, गो से गोगा जी, हा से हड़बू जी, मे से मेहा जी और राम से रामदेव जी। और ये आपके पंचपीर हो गए हैं। शायद आपने लिख भी लिया होगा, और नहीं लिखा है तो बिल्कुल आप वीडियो को बिल्कुल 0.1 पर चलाकर देख लेना। एक एक वर्ड टू वर्ड आपको समझ में आ जाएगा और वैसे भी समझ में आ गया होगा। बहुत प्यारे हो ना आप तो स्टूडेंट्स मेरे, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको स्टोरी की तरफ ले जाते हैं। आज हम पहले लोक देवता पंच पीरों वाले, जिनका नाम है पासे पाबूजी, पासे पाबूजी। तो पाबूजी के बारे में हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, शून्य से शिखर की ओर चलेंगे, एक एक वर्ड को कैप्चर करेंगे, कहानी को हम समझेंगे और आपको बिल्कुल जीरो होकर बैठना है। अभी आपको क्या करना है, अपने ईयरबड्स लगा लीजिए और ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए और लिखते भी जाना। जो भी लगे आपको उसको लिखते जाना। जो चीज मैं बोलूं कि उनको लिखना है तो उनको लिखना ही है, वरना आपके एक भी प्रश्न सही नहीं होगा। पहले ही बता देता हूं, बिल्कुल आपको क्वेश्चन को अगर समझना है, चैप्टर को समझना है, इस लेसन को समझना है या इस वीडियो को समझना है, इस टॉपिक को समझना है, तो आपको बिल्कुल जीरो होकर बैठना है। आप कितने भी बहुत ज्यादा माइंडेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल शून्य होके आपको लेक्चर अटेंड करना है। तो देखिए, आज हम पाबूजी के बारे में पढ़ेंगे। मारवाड़ के पंच पीरों में सम्मिलित ये लोक देवता है पाबूजी। और पाबूजी पहला नाम ही है पाबूजी। तो पाबूजी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, चलो सुनिए। पाबूजी का जन्म एक मिस्ट्री था। पाबूजी के जो पिताजी है उनका और पाबूजी की जो माताजी है उनका जो मिलन हुआ था वो भी एक मिस्ट्री है, एक कहानी है। और पाबूजी बड़े ही सुंदर बालक थे। जब उनका जन्म हुआ तो उनका एकदम प्रकाशित हो गया था चेहरा, पूरा शरीर प्रकाशित था, प्रकाशमान हो गई थी पूरी धरती। और उनका जन्म की स्टोरी से पहले देखिए, अब हम चलते हैं उनके पिता धांधल जी के बारे में पढ़ते हैं। धांधल जी मारवाड़ के राजा, कहाँ के? मारवाड़ के। और मारवाड़ के भी कौन से क्षेत्र के? फलोदी क्षेत्र के। फलोदी जो कि अब जिला है, पहले फलोदी था जो कि अब वर्तमान में एक नव निर्मित जिला बन चुका है। वहां के ये राजा थे और बड़े ही हष्ट-पुष्ट और सुदृढ़ शरीर के थे। एक दिन क्या हुआ, वो टहलने निकले। अब टहलने निकले तो रात का समय हो गया और वो अपने घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। तो उनको और उनके घोड़े को प्यास लगी। तो प्यास लगी तो मारवाड़ क्षेत्र और वो वाला क्षेत्र तो है ही,
जो रुक्ष क्षेत्र है उस पे पानी की तो वैसे भी कमी है। वहां पर एक तालाब दिखा उनको, और तालाब पर उन्होंने अपने घोड़े को ले जाकर उसको पानी पिलाया। जब वो घोड़ा पानी पी रहा था उस समय धांधल जी भी वहीं पर उसके पास में बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ कलरव हो रहा है। अब कलरव से मीन्स कि कुछ आवाज आ रही है, और वहां पे जैसे कोई स्त्रियों का एक समूह है, वहां उनके चहकने की आवाज आ रही है। जो नॉर्मली होता है कि जो 2-3 लड़कियां एक साथ बैठ जाए तो बस चह चह पे आवाज आती रहती है, कचर 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 आवाज आती है। तो लड़कियों इसको ज्यादा सीरियस मत ले लेना, कहीं मेरे ऊपर वो कर दो केस वेस। तो ये सिर्फ मजाक के लिए कह रहा हूं मैं। तो ये हालांकि होता है, वैसे भी जानते हो अब तो, बाकी कोई बात नहीं है। देखो आगे क्या हुआ कि उनकी आवाज आ रही थी। आवाज आते ही हंसी की आवाज आती है, हंसी ठिठोलियां करती रहती है। फ्रेंड्स मिल गई ना एक साथ में, तो बस मिल गया ग्रुप और चल दिए ना, जैसे कि चलो मनाली चलते हैं। तो कार ड्राइव करती हुई लड़की एक और बाकी बैठी हुई उसकी फ्रेंड्स चल दी। वैसे ही क्या हुआ कि वहां पे भी एक समूह था स्त्रियों का, और वो स्नान कर रही थी वहां पे। तो तभी धांधल जी की नजर वहां पर एक स्त्री की ओर पड़ी, और वो स्त्री बहुत ही सुंदर स्त्री थी। और वैसे वहां पे कोई और नहीं था, एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था। और सन्नाटे में तो आवाज देखो पिन ड्रॉप वाली होती है कि पिन भी अगर गिरी ना तो बहुत तेज आवाज आती है, जैसे कि बहुत सारा लोहा गिर गया हो। तो देखो अभी क्या हुआ, धांधल जी की नजर पड़ी कमला पर, क्योंकि कमला का मीन्स क्या हो गया है कि वो जो स्त्री थी ना, उस स्त्री का नाम था कमला दे, उस पर उनकी नजर पड़ी। अब देखिए क्या हुआ, उस स्त्री, जब कोई आपको ऐसे देखता है ना तो आपको खुद को भी पता चल जाता है कि कोई अपनी तरफ देख रहा है। और ये बात को है ना, ये जो मेरी बात है ना, जो मैंने अभी ये बोली है, इसको है ना लड़कियां बिल्कुल 100% वो करेंगी रिलेट, क्योंकि उनके पास एक ऐसा सेंसर होता है कि लड़कियों के पास ज्यादा सेंसर होता है ये वाला, कि अगर कोई उनको देख रहा होता है ना तो तुरंत उनको पता चल जाता है। और वो 360 डिग्री, और चाहे से देख सामने रही होंगी तो 360 डिग्री वो घुमाकर पता लगा लेती है कि कौन कब कहां से उनके आसपास से गया, किसने उनको कितनी सेकंड, मिनी सेकंड या घंटे मिनट कितनी बार देखा, वॉच आउट किया या निहारा। बिल्कुल उनके पास बहुत तगड़ा सेंसर होता है इस बात का, और वो जानती भी हैं, रिलेट कर रही होंगी कई लड़कियां। तो चलो अब आगे देखिए। तो ऐसे ही कमला दी ने भी उनको रिलेट, उन्होंने देखा कि कोई मुझे घूर रहा है, तो उन्होंने घूर कर पलट कर देखा, वापस से देखा, तो देखा तो वहां पर धांधल जी उनकी तरफ देख रहे थे, और कमला दी की भी नजर उनकी तरफ पड़ी। और बाकी की जो स्त्रियां थी वो जा चुकी थी, वो अपने घर जा चुकी थी। घर का मतलब है कि वो वहां पर जितने भी स्त्रियां थी ना, वो सब की सब थी स्वर्ग से उतरी हुई अप्सराएं, और वो अपने रथ पर बैठकर ऊपर की ओर जा रही थी। बिल्कुल आसमान स्वच्छ था और उस पर रथ में बैठ के जा रही थी। मात्र कमला दे बच गई थी, और वो वहां पर नहाने में इतनी बिजी हो गई थी, और फिर धांधल जी को देखने में भी इतनी वो मग्न हो गई थी कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि मैं एक अप्सरा हूं और मुझे यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना है। पर क्या वो बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये फर्स्ट साइट वाला लव जो देखने पे होता है, फर्स्ट इंप्रेशन वाला, वो वाला उनको हो गया था। उसके बाद उनकी नजर टूटी यानी कि एक दूसरे से बिछड़ी। तो नजरें बिछड़ी तो उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, ये इंसान है और मैं एक अप्सरा हूँ, मुझे जाना चाहिए। पर उन्होंने देखा अगल बगल में, इधर उधर, ऊपर नीचे देखा तो वो रथ जो पालकी थी वो तो निकल चुकी थी, स्वर्ग की ओर पलायन कर गई थी। सारी स्त्रियां चले गई थी, बाकी अप्सराएं चले गई थी, लेकिन एक बच रही थी जिनका नाम था कमला दे। अब धांधल जी को प्यार हो गया। धांधल जी गए कमला दे के पास और उन्होंने कहा कमला दे से कि आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे एक अप्सरा हूँ और मैं यहाँ पर मैंने देखा, और हम रात को सैर करने निकलते हैं। वो सैर करने में हमें देखा कि यहाँ का जो सरोवर है बहुत ही सुंदर है, तो उसमें हम नहाने के लिए रुक गए। और
मेरी बाकी सहेलियां जा चुकी हैं, लेकिन मैं ही यहाँ पर बच गई हूँ। पर अब विडंबना ये है कि मैं चाहकर भी वापस नहीं जा सकती हूँ, मुझे यहीं पृथ्वीलोक पर रहना पड़ेगा। तो उसके बाद धांधल जी ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि हमारे वहां पर ऐसा नियम है कि स्वर्ग में ऐसा नियम है कि अगर अप्सराएं धरती पर जाती है, जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो जाती है और अगर किसी इंसान ने उनको देख लिया तो वो वहीं की रह जाती है, उनकी एंट्री नॉट अलाउड इन हेवन, यानी कि स्वर्ग में उनको एंट्री नहीं मिलेगी। तो धांधल जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं अपने पास रखूंगा आपको, और मैं आपसे पहली नजर वाला प्रेम कर चुका हूं, यानी कि फर्स्ट बार में दिल आपको दे दिया है, तो मैं आपको अपने महल में रखूंगा। तो क्या हुआ, कमला दे ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक अप्सरा हूँ और मुझे कभी ना कभी तो ये धरती लोक को छोड़ना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा मत बोलिए, जैसा आप कहोगे वैसा होगा, क्योंकि प्यार में पड़ा हुआ इंसान और कर्ज देने वाला इंसान दोनों के दोनों दबे हुए रहते हैं। सुन लेना एक बात को, जिसने कर्ज दिया है वो भी दबा रहता है कि भाई दे दे पैसा, दे 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 दे, और जो दिल दे चुका है, प्यार कर चुका है, वो भी कि भाई अब तो कि भाई सब कुछ दे दिया है, तो अब वो जो कहेगा वही करते हैं। तो बस यही बात हुई थी उनके साथ भी। अब क्या हुआ, वहां से स्टोरी का क्लाइमैक्स शुरू हो गया। अब दोनों के दोनों देखो क्या रोमांटिक पल चल रहा है। वहां पे सरोवर है, पास में घोड़ा बंधा हुआ है, और वहां पर देखो चांदनी रात का समय है, और धांधल जी और कमला दे की वार्तालाप हो रही है। दोनों ही मंद स्वर में आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इमेजिन करके देखो क्या सीन रहा होगा। अब उनके बीच की बात ये हुई एट लास्ट कि कमला दे मान गई, एट लास्ट मान गई वो, और उन्होंने उनका प्रपोजल स्वीकार कर लिया कि ठीक है कि मैं तैयार हूं आपसे शादी करने के लिए, लेकिन मेरी कुछ लिस्ट है, शर्तें हैं, तो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो धांधल जी ने कहा कि जो कहे वो मंजूर है, बिना सुने ही मंजूर है। तो उन्होंने कहा अरे 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 रुको रुको रुको, अभी सुनो तो सही क्या शर्तें हैं, उससे पहले ही आप तो बस मेरी लिस्ट को मंजूर कर दिया है। पहली शर्त, लिस्टों में बताया उन्होंने, पहली शर्त की फर्स्ट डिमांड मेरी क्या है, पहली शर्त है कि मुझे अलग से महल चाहिए, मुझे आपके साथ आपके पुराने महल में नहीं रहना है, मुझे मेरा पर्सनल एक महल चाहिए जिसमें सिर्फ मैं रह सकूं। और दूसरी शर्त, मेरे आज्ञा के बिना वहां कोई नहीं आएगा। धांधल जी, कोई नहीं, कोई से मतलब आप भी नहीं आओगे, जब मैं बोलूंगी तब आपको आना है। प्यार में पड़े हुए धांधल जी ने कहा मंद स्वर में, यस ग्रांटेड, बिल्कुल आप जो कह रहे हो वैसा ही होगा। थर्ड बताया उन्होंने कि अगर आप मुझे बिना परमिशन के मिलोगे तो ध्यान रखना उसी पल एक सेकंड गवाए बिना मैं वहां से अंतर ध्यान हो जाऊंगी, चले जाऊंगी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, विश्वास कीजिए, बिलीव मी। और ऐसे विश्वास और ऐसे बिलीव और ऐसे उन्होंने वादे करके धांधल जी ने कमला दे से शादी कर ली। अब उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद जैसा शर्त थी वैसे ही शर्त के अकॉर्डिंग उन्होंने एक महल बनवाया, और महल भी आलीशान महल की, जो मारवाड़ में सबसे अच्छा जगमगाता हुआ चमकता हुआ महल अलग ही दिखाई दे रहा था। उसमें कमला दे को विराजमान किया कि कमला दे आप रहिए। ऐसा चलता रहा, उनकी शर्तें जो थी उस शर्त के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता रहा। एट लास्ट एक दिन ऐसा आ गया
कि वो बोलते हैं ना कि एक ही एक काम करते जा रहे हैं, तो बोरियत सी महसूस होने लग जाती है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इंसान। यार सेम डे पे कोई ट्विस्ट एंड टर्न ही नहीं है, सेम वही चीज है, वो बुला रही है ये जा रहे हैं, वो बुला रही है ये जा रहे हैं, इनकी कोई मर्जी ही नहीं। तो शुरुआत में तो चलो अच्छा लगा कि उनको, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि यार थोड़ा सा बोरियत सा हो रहा है। और आसपास के जो सैनिक थे और जो उनके आसपास जो दूसरी रानियां थी वो भी बोलने लग गई कि आप तो एकदम कठपुतली जैसे हो गए हो, कि जैसा ऑर्डर आता है और आप चल देते हो, कि राजा हो कि क्या हो आप, तो मुझे नहीं लगता कि आप राजा हो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ कठपुतली हो, कि वो नचा रही है उंगलियों पे। तो अब देखो इतनी सारी बात सुनकर कोई राजा, देखो नॉर्मल व्यक्ति होता है ना, वो भी भड़का हुए में आ ही जाता है थर्ड पर्सन से, और हमेशा रिश्ते टूटते हैं थर्ड पर्सन से। पता होगा, बहुत एक्सपीरियंस कर भी रखा होगा कई लोगों ने यहाँ पे। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तीसरे लोगों की बात में आए धांधल जी और उन्होंने कहा ईगो पे ले ली बात, और अगर ईगो पे आ जाए तो उसके बाद में पृथ्वी तहस नहस तो होती ही है। ये मैन रिलेट कर रहे होंगे मेरी इस बात को और कर भी रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, एक रात का टाइम था, वो उनको नींद नहीं आई धांधल जी को, और धांधल जी कहने लग गए, अपने आप से बात करने लग गए कि यार आज तो मैं जाकर देखूंगा, बिना बुलाए जा रहा हूं मैं, कि ऐसा है क्या कि भाई अप्सरा है, मान लिया, पर ऐसी भी क्या अप्सरा कि जो अब तो इतना साल हो गए, इतने साल बीत चुके हैं, इतने वर्ष बीत चुके हैं, उसके बावजूद अब तो मैं उसका पति हूँ और मेरे बेटा भी हो चुका है, और वो भी काफी बड़ा हो गया है, लगभग वो 5-6 महीने या साल भर का तो हो ही गया है, फिर भी मैं उनसे ऐसे मिल रहा हूँ जैसे कोई पराया से मिल रहा हूँ। तो वो हो गए, एकदम इरिटेट हो गए। उन्होंने कहा कि चल रहे यार, छोड़ सारी बातें, मैं निकल रहा हूँ। उन्होंने अपना घोड़ा उठाया, घोड़े पर बैठे, वेश बदला उन्होंने, ताकि कोई रात में ना देख ले ऐसे कोई सैनिक वगैरह, और ये वो चुपचाप दूसरे महल में पहुंच गए जहां पर कौन थी, कमला देवी थी। तो उन्होंने जाकर चुपचाप गए और जाकर देखा दरवाजा ऐसा बंद था, इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा एक लाइनिंग छेद सा रह जाता है ना, छिद्र पूरा, और उसमें से देखते हैं, सुराख में से देखने लग गए। अब उन्होंने नॉक भी नहीं करा, और वहां पे वो क्या देखते हैं, ऐसा दृश्य देख लेते हैं वो, कि उस दृश्य को उनको देखना नहीं चाहिए था, और वो घबरा जाते हैं उस दृश्य को देखकर। अब वो दृश्य क्या था, थोड़ा सा सस्पेंस तो बनाने दो, कि वो दृश्य क्या था। तो देखो, दृश्य ये था, जब उन्होंने वो दृश्य देखा, उनके हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए, और उन्होंने कैसे हिम्मत करके वो दरवाजा खोल दिया और वो अंदर घुस गए। घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां पर कमला देवी मौजूद नहीं थी, वहां पर कमला देवी की जगह थी एक सिंघनी, यानी कि शेरनी, जो कि अपने पुत्र को दूध पिला रही थी। और वो पुत्र कौन था, बाबूजी, उनका बेटा कमला देवी का और धांधल जी का बेटा बाबूजी दूध पी रहा था, और वो भी इतने भयानक शेरनी से, बहुत भयानक शेरनी, क्योंकि और सुंदर भी शेरनी, क्योंकि अप्सराएं सुंदर होती है बहुत ज्यादा। कहानियां भी सुन रखी है, फेरी टेल्स की कहानियां सुन रखी है बचपन में बहुत सारी। तो उन्होंने देखा, तो वो वापस से सिंघनी ने भी देखा, शेरनी ने भी मुड़कर देखा, और वो तुरंत कमला देवी का रूप उन्होंने रख लिया, मतलब कि उन्होंने मनुष्य रूप धारण कर लिया, और गुस्से में बोली कि मैंने आपसे शर्त नंबर 3 के अकॉर्डिंग, जब उन्होंने गिराने लग गए, बताया था आपसे, और मैंने आपको पूरी शर्त भी बताई थी, पूरा प्रॉमिस भी लिया था आपने, और मैंने भी दिया था कि आपको बोला था कि अगर आप मेरे पास बिना बुलाए आए तो मैं 2 सेकंड भी वहां पर नहीं रुकूंगी और मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगी। तो बस राजन, अब हमारे जाने का और हमारे बिछड़ने का समय हो चुका है। अब मेरा और आपका यहीं तक संबंध था जो आपके द्वारा तोड़ दिया गया है। बस एक गलतफहमी 2 रिश्तों के बीच में दरार डाल सकती है और डलती भी है। बिल्कुल बहुत बंदे रिलेट कर रहे होंगे इस बात को। वैसा ही सेम इनके साथ हुआ।
जो लोगों ने कहा उन बातों को सुनकर धांधल जी आए। कमला दे का वहां से जाना हुआ। तो अब कमला दे ने कहा कि मैं नहीं रुकूंगी। वो बहुत गिड़गिड़ाए धांधल जी, पर उन्होंने नहीं सुनी कमला दे ने। पर उन्होंने एक बात जाते जाते बोला कि मैं मेरे पुत्र को एक दिन, एक विश है मेरी, एक दिन मैं इसको मेरे कंधों पर बिठाकर खिलाऊंगी। और ये मैं चाहती थी, इसीलिए मैं सिंघनी का रूप धारण कर रखा था और मैं इसको अपने पीठ पर बिठाकर या कंधे पर बिठाकर इसको सैर कराती। लेकिन आपकी वजह से पूरा मामला गड़बड़ हो गया है। तो अब इस पुत्र की जिम्मेदारी आपकी है राजन, अब आपको संभालना है। ऐसा कहकर वो अंतर ध्यान हो गई और वो वापस से स्वर्ग चले गई। अब यहां तक हो गई थी इनकी कहानी। अब इसके बाद में बाबूजी धीरे धीरे बड़े होते गए। अब बाद में जो इनकी जो दूसरी स्टोरी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं, कुछ चीजें देखते हैं, वो आपको नोट डाउन कर लिया है। क्योंकि देखो कहानी 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 कहानियां, बिल्कुल ये कहानी की तो वो नहीं चल रही है सीरीज, ये चल रही है लोक देवताओं की। तो लोक देवताओं का जन्म, उनके पिता का नाम, माता का नाम, वो सब चीजें आपको याद करनी है। अब याद करनी है तो आपको लिखना भी पड़ेगा। तो चलिए कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, कोई सा भी, और अच्छे से नोट्स बनाइए। और एक बात ध्यान रखना, जिसने यहाँ इस वीडियो से पढ़ लिया है उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। उसको ना तो दिल्ली से लेकर या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है। मात्र आप जहां पे हो ये वीडियो देख लेना, 100 किताबें एक साइड रख देना और एक ये वीडियो एक साइड रख लेना, और आपको वो 100 किताबों का कंटेंट एक वीडियो में मिल जाएगा विद प्रॉमिस। लेकिन आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है, दूसरों पर तो विश्वास कर लोगे, जब आपका कोई भला करने जाता है ना उसको आप बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाने देते हो। इसीलिए दूसरे काट के चले जाते हैं और अपन आराम से कटवा लेते हैं। समझ गए होंगे, आधे से ज्यादा लोग समझ गए होंगे। जो नहीं समझ रहे हैं कोई बात नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं थी है, ठीक है। बात यह है जो ध्यान से आपको लिखनी है। चलिए अब आप बोर्ड पे देखना और इनकी पूरी जीवन गाथाओं के बारे में, इनके जन्म के बारे में आपको देखना है। कहानी मैंने एक पार्ट सुना दिया है, इंटरेस्टिंग है, दूसरा भी सुनेंगे अपन। पहले उससे पहले आप देखिए, बोर्ड पर ध्यान से देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना और शेयर कर देना आप इस क्लास को। देखिए राजस्थान जीके का कला व संस्कृति का ये टॉपिक चल ही रहा है। लोक देवताओं से हम शुरू कर रहे हैं। तेजा जी के बारे में बता दिया है, पंचपीर क्या होता है बता दिया है, बाबूजी के बारे में है ये, और सीईटी 10+2 वाले या फिर ग्रेजुएशन वाले जिनके आएगी, बिल्कुल ये कला संस्कृति आएगी, देख सकते हो आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होकर देखिए, शून्य से आप पढ़िए। उपनामों में आता है, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति होता है उसका उपनाम जरूर होता है। हम ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, अधिकतर शहरों में भी हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम ग्रामीण परिवेश के हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको पूरे नाम से नहीं बुलाते हैं, निकनेम या पेट नेम से बुलाते हैं, जैसे लाली, काली, ठीक है, कालिया, दौड़िया, ऐसे तेजा, ऐसे करके नाम से पुकारते हैं। कईयों का नाम हो तो लाली, तो है ना, सॉरी आप है ना, ऐसा मत समझना कि मैंने आपके लिए कोई कमेंट किया है ये चीज का, तो एक रिलेट कर लेना थोड़ा सा कि ऐसा होता है बिल्कुल, कि लालिया, कालिया ऐसे बुलाते हैं ना, कि वो छोरा दौड़िया, तो बुरिया, है ना, सोनू, मोनू, लिंकी, चिंकी, पिंकी, ऐसे करके नाम बुलाते हैं। तो एक निकनेम हो जाता है, पेट नेम, जो प्यार से बुलाते हैं, है ना। अब आगे देखिए, तो इनके भी उपनाम थे। अब इनके ऐसे उपनाम नहीं थे कि बाबूजी है तो पाबू, नहीं, अलग। ध्यान से सुनना, ये प्रश्न बनते हैं, इसलिए एक एक चीज को सुनना, एक एक लाइन को सुनना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो पहला है इनका उपनाम, वो है ऊंटों के देवता। किसके देवता? ऊंटों के देवता। पहला क्या है? ऊंटों के देवता। दूसरा है, इन्होंने एक अवतार लिया है, और वो किसका अवतार है? लक्ष्मण के अवतार है। लक्ष्मण के अवतार या लखन के अवतार, राम लखन, राम जी के भाई, बिल्कुल वही वाले लक्ष्मण जी।
सर्रा रोग निवारक देवता, सर्रा रोग। अब ये सर्रा रोग होता क्या है वो समझ लो। जो ऊंटों के अंदर एक बीमारी आती है, उस बीमारी से ऊंट के शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं और उनकी जो त्वचा है वो जलने लग जाती है। इस कारण से उनको सर्रा रोग हो जाता है और इस सर्रा रोग का निवारक एक ही लोक देवता करते हैं, उनका नाम है पाबूजी। और वो किस तरीके से किया जाता है इलाज, वो इलाज की विधि भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी चीजें समझ लेना, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। ये RSM SSB है, ये बोर्ड कहीं से भी प्रश्न दे सकता है। जिन्होंने दिया है वो जानते हैं और जिन्होंने नहीं दिया है वो अब जान जाएंगे। तो इसलिए आपको ये क्लास बिल्कुल अच्छी लगेगी और आपको 100% समझ में आएगा। अब देखिए सर्रा रोग के बारे में आपने लिख भी लिया होगा। तो सर्रा रोग का निवारक लोक देवता कौन है? पाबूजी है। सर्रा रोग कहाँ होता है, किसके होता है? ये होता है ऊंटों में। अगला आता है अपने पास प्लेग रक्षक देवता। तो प्लेग क्या होता है? प्लेग बीमारी क्या होती है? चूहों से होती है, ठीक है, ये तो जानते होंगे। तो प्लेग रक्षक देवता है ये, प्लेग रक्षक, ठीक है। जिसके प्लेग हो जाए उसकी भी रक्षा करते हैं कौन? हमारे पाबूजी। नेक्स्ट हाड़ फाड़ के देवता। ये हाड़ फाड़ हो गया क्या? तो हाड़ फाड़ से देखना, जो छोटे टाबर होते हैं ना, मारवाड़ में बोलता है टाबर, छोटे बच्चों को, वो ही छोटे टाबर, यानी कि छोटे बच्चों में एक बीमारी हो जाती है जिससे उनके जो अंग होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो विकृत हो जाती हैं। तो विकृति का इलाज भी वो करते हैं, ठीक है। जो हाड़ फाड़ में ये होता है हाड़ फाड़, हाड़ मतलब हाड़ से मान लेना और फाड़ का मतलब विकृति हो गई है। तो हाथ पैरों में लकवा टाइप आ जाना छोटे बच्चों में, ठीक है, भेंगापन आ जाना, ठीक है, वो कुपोषण टाइप का, हड्डियां विकृत हो जाना, वैसा होता है। इसको बोलते हैं हाड़ फाड़ के देवता। ये हाड़ फाड़ की बीमारी का किसी और वीडियो में नहीं बता रखा है, यहीं पे बता रखा है। 110% देख लेना, आप सर्च कर लेना आराम से। तो हाड़ फाड़ के ये देवता है। बाईं और झुकी पाग के देवता है, जैसे राजस्थान पुलिस में या फिर आर्मी में होते हैं ना, ऐसे जो कैप पहनते हैं उसको ऐसे इस तरीके से कर लेते हैं बाई साइड में। तो वो एम्बलम है ना, वो एम्बलम यहाँ पे रखा है, यहाँ पे छपा रहता है, यहाँ पे बिल्कुल एकदम सिर पे, और वो तिरछी होती है टोपी सी, ठीक है। देखा भी होगा, जिसके फादर वगैरह होंगे तो वो भी सर्विस कर रहे होंगे तो उनको देख लेना, फोटो में देख लेना या फिर ऐसे देख लेना, आपके पास होंगे भी, ठीक है। तो है ना, ऐसे बाएं तरफ होती है। तो वो बाएं तरफ झुकी हुई पाग के देवता के नाम से पाबूजी को जाना जाता है। अगला आता है अपने पास शरणागत रक्षक देवता। इन्होंने, एक तो शरणागत रक्षक देवता है, अगला अछूतोद्धारक देवता भी है ये। तो इन्होंने शरणागतों की रक्षा की है। जैसे कोई भी आ जाए ना शरणार्थी, तो इनके पास से खाली हाथ नहीं जाता था। अगर कहीं से भटके हुए इंसान है जिनको शरण देनी है तो उसके लिए जाने जाते हैं कौन? बाबूजी। जैसे हमारा माही एकेडमी, ये भी शरणागत की रक्षा के लिए ही है। मतलब कि कहीं भी आप जाओ, वर्ल्ड टूर कर लो, कहीं पे भी जाओ, अगर हार गए हो तो जीत में बदलने का हम विश्वास दिलाते हैं और उसको पक्का मीन्स पक्का सफलता की ओर ले जाते हैं। तो चारों तरफ आप कहीं पे भी जाए होंगे या जाने की सोच रहे होंगे, एक बार आप यहाँ पर आके देखिए, आपका बिल्कुल सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब ये सारे के सारे उपनाम हो चुके हैं, उपनाम आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी हमको क्या करना है, उपनाम के बाद में इनका आधार कार्ड देखते हैं। आधार कार्ड जैसे आपका बना हुआ है ना, उसमें सारी डिटेल्स होंगी ना, नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, और आपका एड्रेस घर का। वैसे ही ये सारा का सारा हम एड्रेस पढ़ते हैं इनका पाबूजी का, कि पाबूजी का पहले तो नाम देखो पूरा। ये जो है पाबूजी राठौड़ वंश के थे, तो इनके सरनेम में क्या आएगा? पाबूजी राठौड़। तो इनका नाम क्या है? पाबूजी राठौड़। अब इनका जन्म काल बता देता हूं मैं। 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, लिख रखा है। तो इनका जो कार्यकाल चला था, यानी कि डेट ऑफ बर्थ से लेकर डेट ऑफ डेथ तक, वो है 1239 से 1276। और देखिए तिथियां याद करना, और ये जो सन है वो याद करना क्यों जरूरी है?
RSM SSB के जितने भी पेपर हुए हैं ना, उनमें अगर क्वेश्चन आया है ना, वो काल खंड के अनुसार आया है, काल क्रम को आप जमाइए, वैसा आया है। तो पहले याद भी तो होना चाहिए ना, उसके बाद हम ट्रिक पे जाएंगे। तो देखिए इनका जन्म कब हुआ था, 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। स्थान भी तो होगा ना कोई ना कोई, ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी हो गए। तो इनका स्थान है कोलुमंड गांव, फलोदी जिला, वर्तमान में है फलोदी जिला। पहले फलोदी जोधपुर में था, अब है वर्तमान में फलोदी खुद एक जिला बन चुका है। 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जो कि फलोदी जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट है कोलुमंड, गांव का नाम क्या है, कोलुमंड। आगे है इनके पिता का नाम, और पिता का नाम है धांधल जी राठौड़। पिता का नाम क्या है, धांधल जी राठौड़। अच्छे से नोट डाउन कर लेना, पिता का नाम धांधल जी राठौड़। अब इनकी माता का नाम, माता का नाम आएगा कमला दे। जिन्होंने स्टोरी सुन रखी है उसमें मैंने मेंशन कर दिया है, बता रखा है कि कमला दे और धांधल जी। तो वो इसीलिए थी आपको सुनाने के लिए, ताकि आपको ये दो नाम तो अच्छे से याद हो जाए। बाबू जी के पिता का नाम, जोर से बोलना, धांधल जी, माता का नाम कमला दे। अब आगे देखो, इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे, जिसे ये प्यार से कहते थे सुप्यार दे। बिल्कुल, इनका एक प्यार से नाम भी था सुप्यार दे। जैसे आप कह देते हैं ना, कोई जो व्यक्ति प्यार में पड़ा हुआ इंसान है, होंगे लव बर्ड्स भी बहुत सारे जो वॉच कर रहे होंगे वीडियो मेरा, तो ऐसे हैं जो बहुत ही निकनेम सा दे देते हैं, प्यार से कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, और वो इन्होंने भी ऐसा ही करा। तो मानव कुल में जन्म लिया था तो होता ही है इतना तो बिल्कुल वो कलयुग का असर तो पड़ता ही है ना। पर अब देखिए आप, उन्होंने प्यार से नाम क्या दिया था, सुप्यार दे। रियल नेम क्या था, फूलम दे। नेक्स्ट देखो, वंश इनका राठौड़, और राठौड़ वंश की नींव किसने रखी थी, राव सिया ने रखी थी। किसने, राव सिया ने राठौड़ वंश की नींव रखी थी। तो ये उनके प्रपोत्र थे, यानी कि पड़पोते के भी बेटे, प्रपोत्र थे ये। कौन, बाबू जी की बात कर रहा हूं मैं। इनका वंश क्रम, जब हम वंश क्रम में हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, तो उसमें सब जान लेंगे वंश क्रम क्या है। बहन इनकी थी सोहनबाई, जिसका विवाह हुआ था जींद राव से। ठीक है, तो मतलब इनकी बहन का नाम तो था सोहनबाई, और इनके बहनों यानी इनके जीजा जी का नाम था जींद राव। ओके, जिनका इनसे बिल्कुल बनती ही नहीं थी, जीजा सालों की आपस में बनती ही नहीं थी। बाबूजी से वो चिढ़ते थे, और जींद राव जी थे वो जिनके कारण ही बाबूजी का क्या हो गया था, देहांत हो गया था बाबूजी का। यानी बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनसे युद्ध लड़ा था उन्होंने, और ये युद्ध की भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। ठीक है, तो आपको सब समझ में आएगा। अब आगे देखिए, इनकी घोड़ी थी, इनके घोड़ी का नाम था केसर कालमी। तो इनकी घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालमी। बहुत ही सुंदर घोड़ी थी, जैसे बाबूजी का रूप उनसे ज्यादा सुंदर। कौन, इनकी घोड़ी, जिसका नाम केसर कालमी था। क्या नाम था, केसर कालमी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इनके भाई, बाबूजी के भाई का नाम था बूढ़ो जी। क्या नाम था, बूढ़ो जी। नेक्स्ट, गुरु थे इनके, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान कहाँ से आए, गुरु के बिना ज्ञान नहीं दिया जा सकता है और नहीं लिया जा सकता है। तो गुरु कौन थे इनके, समर्थ भारती। तो ये इनकी कुछ डिटेल थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे की जानकारी बताता हूं मैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मैं आपको कहानी के अगले मोड पर ले जाता हूं। हमने उनके धांधल जी और कमला देव की स्टोरी तो सुन ली, बाबूजी के जन्म का भी हो गया है। अब बाबूजी धीरे धीरे जैसे मारवाड़ प्रदेश में बड़े हो रहे थे, तो उनके साथ साथ उनकी ख्याति भी यानी प्रसिद्धि भी बढ़ती जा रही थी, और पूरे मारवाड़ प्रदेश में उनके जैसा सुंदर व्यक्ति कोई नहीं था।
बताते हैं कि बाबूजी इतने सुंदर थे, एक तो कद काठी में भी एकदम 6 से 6.5 फुट के व्यक्ति, और उनके चेहरे पर इतनी तेज कि सूर्य भी एक बार तो क्षीण हो जाए उनकी सुंदरता के सामने। इस प्रकार के सुंदर रूप वाले बाबूजी, और वो तो ऑब्वियस बात है होने ही थे, क्योंकि वो एक अप्सरा के पुत्र थे। तो अप्सरा ही इतनी सुंदर है तो उनके पुत्र तो सुंदर होने ही थे। अभी क्या हुआ, उनके विवाह की घड़ी आ गई। अब विवाह की घड़ी आई तो सभी ने कहा कि बाबूजी महाराज बहुत सही है, चलो आपकी शादी तय हो चुकी है। और वो जो शादी तय हुई थी वो अमरकोट के एक राजा है जिनका नाम है सूरजमल सोडा, और उस सूरजमल सोडा की पुत्री है जिनका नाम है, मैंने लिखवाया है, क्या नाम है, फूलम दे। और फूलम दे को प्यार से क्या कहते थे बाबूजी, सुप्यार दे। उनसे तय हो चुका था और वो भी बहुत सुंदर स्त्री थी। अब ये हुआ कि बाबूजी से कहा गया कि आप बहुत सुंदर और आपकी पत्नी भी बहुत सुंदर, और हम बारात में जब जाएंगे तो कैसे जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, कोई साधन भी तो कर रखा होगा ना आपने, तो कैसे, और आप एकदम बहुत सुंदर नौजवान, एकदम 6 से 7 फुट वाले और एकदम हट्टे कट्टे, तो आप भी तो देखो, आप तो सुंदर हो ही, आपके साथ साथ जो साथ में जा रही है टीम, पूरे के पूरे जो बाराती हैं, उसके बीच में आप क्या पैदल जाते अच्छे लगोगे क्या। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं यार, देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो क्योंकि देखते नहीं है, वो अमरकोट जो स्थान है वो है पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान। पहले तो हिंदुस्तान ही था पूरा कंप्लीट, अब वर्तमान में कहाँ पर है, वो पाकिस्तान में है अमरकोट। और वहां पर थार डेजर्ट है पूरा का पूरा कंप्लीटली, और थार डेजर्ट यानी कि रेतीला स्थान होने के कारण वहां पे एक ही पशु जा सकता है, जिसका नाम है ऊंट। क्या है, ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं ना। छोटे से जब सुने थे ना, अब तक सुन ही रहे हैं, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, वो कहते हैं ऊंट को। तो वो ही जा सकता है और बहुत तेजी से जाएगा वो। तो बाबूजी आप ऐसे करिए कि ये पाकिस्तान क्षेत्र में ही ज्यादा मिलते हैं ऊंट, तो वहां से अच्छी नस्ल आप लाइए। तो बाबूजी ने कहा कि चलो ठीक है। मारवाड़ में उस समय ऊंट नहीं थे, तो मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, बाबूजी को दिया जाता है। इसीलिए पहले ही पहला उनका उपनाम है ऊंटों के देवता, क्योंकि मारवाड़ प्रदेश में सांडे भी अगर वर्ड आ जाए ना तो सांडे ऊंट को ही कहा जाता है। इसलिए सांडे यानी ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, बाबूजी महाराज को दिया जाता है। तो उन्होंने अपनी शादी की तैयारी कर ली। बारातियों के लिए क्या लाए गए, ऊंट लाए गए। अब ऊंट लाए गए तो क्योंकि देखो उनका ससुराल कहाँ था, पाकिस्तान में, तो वहां से ऊंट इजीली अवेलेबल हो गए उनको, तो उन्होंने खरीद लिए और वो लिया है यहाँ पर। अब बाराती तो हो गई, बल्ले बल्ले बारातियों की तो, कि भाई हम तो ऊंट पे बैठ के जाएंगे मस्त आराम से। अब बाबूजी से कहा कि भाई आप कैसे लगोगे ऊंट पे बैठ के, आप तो खुद ही इतने ऊंचे और ऊंट और ऊंचा, तो कैसे लगोगे, अजीब से नहीं लगोगे क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ बात तो सही है। तो देखिए आप है ना घोड़े पर जाइए, घोड़ा या घोड़ी आप करिए, तो वहीं से ये प्रथा है घोड़ी पर बैठकर जाने की। और आप एकदम राजा हो, आप तो, और राजा हो और एक इतने सुंदर और हो, तो आपके मैच की ही आप लेकर आओ घोड़ी। तो उन्होंने कहा कि ऐसी घोड़ी मिलेगी कहाँ पर। आसपास देखा, उसमें घुड़सवार जितने भी थे ना उनके क्षेत्र में, उनसे पूछ लिया कि भाई कौन सी घोड़ी अच्छी होगी, कि आपके बराबर की तो कोई है ही नहीं है। हाँ, सुनने में ये आया है कि आप ही की गांव में एक देवल चारणी महिला रहती है। उस देवल चारणी महिला के पास बहुत ही खूबसूरत घोड़ी है जिसका नाम है केसर कालमी। और केसर कालमी गजब की सुंदरता की धनी, इतनी सुंदर कि उसको देखकर आंखें क्या हो जाए, चौंधी आ जाए। ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक मर्सडीज, जो मेरा फेवरेट ब्लैक मर्सडीज
वो एकदम जेड ब्लैक, और मैट ब्लैक भी नहीं, एकदम जेड ब्लैक घोड़ी। और उनकी सुंदरता, उनका जो जो फेदर्स थे ना, फेदर्स यानी वो पंख की तरह होते हैं, तो उनका एकदम फेदर्स की तरह थे। उनका पूरा जो बॉडी थी ना उनकी, उस घोड़ी की, वो फेदर की तरह थे, एकदम ब्लैक। आप इमेजिन करो, देखो कि एकदम ब्लैक वेलवेट का आप एक तकिया लेके आओ तो कितना मखमली मुलायम सा, ऐसी वो घोड़ी पूरी की पूरी। तो पाबू जी से कहा गया कि आप जाकर रिक्वेस्ट करिए देवल चारणी से, तो आपको दे देंगी। अब किस्सा क्या हुआ, अगले दिन ये जाने वाले थे कि भाई अगले दिन बारात चढ़ेगी तो हम ले आएंगे घोड़ी। उससे पहले ये सब बातें कौन सुन रहा था, उनके जीजा जी, जो सवासना बनते हैं ना, तो जानते हैं, कुछ रिलेट कर रहे होंगे इस बात को कि जो सवासना वगैरह बनते हैं ना, वो या तो फूफा जी बनते हैं या फिर जीजा जी बनते हैं। और ये दो ही शख्स ऐसे हैं जो शादी में सबसे ज्यादा नाराज होने का ही परचम लहराते रहते हैं कि भाई मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, ये दिखाना है, वो दिखाना है, और अभी तो इतना लेट क्यों हो गई बारात। ये सब चीजें, मतलब एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पूरा प्रशासन वो ही संभालते हैं उस टाइम का। तो वैसे ही, और जीत राव किंची जो इनके बहनोई थे, उनकी इनसे बनती ही नहीं थी। तो इन्होंने कहा कि इस घोड़ी पे ये तो कभी नहीं जाएगा, उस पे जाएगा तो कौन जाएगा, सिर्फ मैं, जींद राव। और ये जायल के थे, जायल, जायल जो नागौर में है, जायल के थे राजा वहां के, जींद राव। अब क्या हुआ, अब ये चले गए देवल चारणी के पास। कौन, जायल का जींद राव चले गया, जो बाबू जी के जीजा जी है, वो चले गए देवल चारणी के पास और देवल चारणी से कहा कि मुझे तुझसे ये जो तेरी घोड़ी बंधी हुई है, इसका नाम क्या है, केसर कालमी ना, यही नाम है ना, अच्छा, ये मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, और मैं इसको लेकर जाऊंगा। तो उसने कहा कि ठीक है ले जाना, लेकिन मैं ये बेच नहीं रही हूं, मैं इसको बेचूंगी नहीं। और ले जाने का ऐसा है कि इसमें बहुत सारी शर्तें हैं ले जाने के लिए, वो आप पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए आप रहने ही दो। तो जब उसने मना कर दी ना, पहले तो बोल दिया कि हाँ ले जाना, उसके बाद में मना कर दी, तो जींद राव ने कहा कि देख, या तो दे दे ये घोड़ी, वरना मैं है ना, तेरी ये जो सारी गाय है ना, जो तो गोधन है तेरे पास, इसको मैं ले जाऊंगा। और गोधन होना यानी कि गाय होना सबसे बड़ा रईस होना माना जाता था। और कि मैं सबों को काट दूंगा इन गायों को, और ऐसे ही है ना कहीं बुचड़ खाने में है ना ये बिकती हुई डोलेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, आपको घोड़ी चाहिए आप ले जाइए, पर थोड़ा संभाल के लेके जाना और आराम से मेरे यहाँ पे आप दे जाना। उसने कहा ठीक है ऐसे ही, भाई ठीक है जा, ये घोड़ी मेरे को सुबह चाहिए। अब अगले दिन पहुंच गए, सुबह के टाइम पे पहुंच गए दुल्हे जी, और दुल्हा कौन, बाबूजी महाराज, बाबूजी पहुंच गए। अब बाबूजी ने कहा कि बहन केसर कालमी मुझे चाहिए। देवल चारणी से कहा कि बहन मुझे आपकी एक घोड़ी केसर कालमी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं ये घोड़ी आपको नहीं दे सकती हूँ, मैंने किसी से वादा किया है, वो ये घोड़ी लेके जाएंगे। फिर उन्होंने बताया है कि वो ऐसे ऐसे जायल के यानी कि नागौर के रहने वाले हैं और जींद राव उनका नाम है। फिर बाबूजी पूरी स्टोरी समझ गए कि क्या सीन हुआ है। बाबूजी ने कहा कि देखिए आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं वचन लेता हूँ। देवल चारणी ने कहा कि अगर आप वचन देते हो तो आप इस केसर कालमी को ले जाओ, और एक बात का ध्यान रखना कि जब जब मुझे जरूरत पड़ेगी आपकी, आप कोई भी कंडीशन में हो, नारे भी हो तो तोले लपेट के आ जाना, खा रहे भी हो तो साइड में किसका किया जाना, जब भी जरूरत पड़ेगी एक आवाज लगाऊंगी, आपको आना पड़ेगा मेरी मदद के लिए। अगर आप ये वचन देते हो तो ही मैं इसको आपके साथ भेजूंगी, वरना नहीं आप रहने दो, वो ले जाएगा जिंदराव। तो बाबूजी ने कहा कि अरे बहन ऐसा मत करे, मैं आराम से तेरे को वचन दे रहा हूँ, जो कहेगी ना, जो तूने लिस्ट बनाई है ना वचन की, बिल्कुल एक्सेप्टेड है। ठीक है तो फिर ले जाओ। बाबूजी ले गए। अब बाबूजी सुंदर एक तो, प्लस वो घोड़ी भी सुंदर। जब वो शाम के टाइम पे जब बारात जाती है, बारात चढ़ी, तो एक साइड से दुल्हे के जीजा को ढूंढा गया। अब दूल्हे का जीजा था ही नहीं,
क्योंकि दूल्हे का जीजा तो नाक फुलाकर मुंह फुलाकर बैठा हुआ था और वो घर से उसकी बहन को भी नहीं आने दिया। जो उनकी जो बहन थी ना बाबूजी की, सोहन भाई, उनको भी नहीं आने दिया कि तेरे को भी नहीं जाने दूंगा मैं, क्योंकि वो क्या ले गया है, जो घोड़ी पे मैं बैठ के जाता वो लेके गया। क्योंकि छोटी छोटी बात में पॉइंट ही ढूंढते हैं फिर तो ये रिश्तेदार वगैरह। तो देखो अगर आप सक्सेस हो गए हो ना तो कह देंगे कि अरे हाँ हमने ही तो बताया था। और उसके बाद में अगर थोड़ी सी मिस्टेक होगी ना तो क्या कहेंगे, हमसे पूछना चाहिए था, हमसे, हम बताते हम, ऐसे करके जानते होंगे। तो बाकी तो छोड़ो, रिश्तेदारों की तो बातें ही क्या करें। अब क्या हुआ आगे, अब देवलचारिणी ने जो वचन लिया था वो वचन बाबूजी को याद था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बाबूजी की बारात देखो कितनी सुंदर बारात लग रही है। बाबूजी बैठे हुए हैं हट्टे कट्ठे एकदम मुस्टंडे, और उनपे रूप उनका मानो कि चंद्रमा उतर आया हो, इतने सुंदर रूप। और वो घोड़ी अलग प्रकाशित हो रही थी। जब ये गए, बारात जब अमरकोट पहुंची, राजा सूरजमल सोढ़ा के गांव जब पहुंची, तो वहां पर आसपास में बताया जाता है कि जो स्त्रियां थी वो छतों पर भीड़ इकट्ठी हो गई, और उस भीड़ से ऐसे सुंदर दूल्हे को देखने के लिए जब भीड़ जब उमड़ जाती है तो आपस में भगदौड़ मच जाती है, और उनको देखने के चक्कर में कई स्त्रियों ने अपनी जान गंवा दी, कई युवतियों ने अपनी जान गंवा दी। कहा कि इतने सुंदर दूल्हा हमने, इतना सुंदर दूल्हा हमने कहीं नहीं देखा है, काश ये हमारा होता, कि ही इज माइन, ही इज माइन, ही इज माइन, ऐसे करके, क्योंकि काश ये हमारा होता। ऐसे करते हुए वो वहां से गिर गई और मारी गई और मर गई। मतलब ऐसा बताते हैं, कहानी है, हकीकत क्या है तो वो अलग बात होती है। और हो भी सकता है क्योंकि देखिए बाबूजी का रूप भी बहुत सुंदर रूप था, और ऑब्वियसली ये बात तो होना ही था, चमक तो थी उनके अंदर। अब आगे क्या हुआ, आगे चलते गए, बारात आ गई, बारात पहुंच गई कहां पर, बारात जो वहां पर हम जो तोरण मारता है ना दूल्हा, उस तोरण द्वार पर जाकर बारात रुकी। अब वहां पर एक शर्त लग गई, अब लग गई एक नटखट सी और एक थोड़ी सी एक हंसी ठिठोली होती है उस टाइम पे, उस समय पे एक थोड़ी सी हंसी ठिठोली होती है। दूल्हे की जो सालियां हैं वो अलग, और मजाक मस्ती का माहौल था। तो उन्होंने जो दूल्हे की जो सालियां थी, यानी कि जो अपने फूलमदे थी, उस फूलमदे की जो फ्रेंड्स थी, उन्होंने क्या किया, या उनकी बहन थी, उन्होंने मिलकर एक मजाक किया। और मजाक में उन्होंने क्या करा, जो तोरण द्वार होता है ना, तोरण द्वार पर तोरण लगा हुआ होता है, वो एक नॉर्मल हाइट पर होता है, लेकिन उसको उन्होंने एक घर में जो दूसरी बिल्डिंग होती है ना, उस बिल्डिंग पर जाकर टांक दिया कि अब दुल्हे राजा, अगर आप में वास्तव में दम है ना तो आप तोरण मारिए। इतना ऊंचा टांग दिया, लगभग है ना ऊपर, दूसरा फ्लोर मान लो, एक तरीके से इमेजिन कर लो कि दूसरे फ्लोर में टांग दिया उन्होंने। अब वैसा बाबूजी ने कहा कि घोड़ी थी केसर कालमी, उसके कान में कहा कि केसर कालमी इज्जत रख लेना, आज मालिक की इज्जत रखनी है तुझे। केसर कालमी ने यानी घोड़ी ने सिर हिलाया, ओके, जैसे कि वो हाँ कर रही हो ना, वैसे तो हाँ करने के लिए उन्होंने सिर हिलाया, इन्हीं नहीं, यानी घोड़ा इन्होंने आता ना, वैसे इन्हें नहीं वो। अब केसर कालमी ने क्या किया, अपने जो टांगे होते ना आगे की, उनके टाप को रखा उस दीवार पर, और वो खुद भी, केसर कालमी की हाइट भी काफी बड़ी हो गई है, ऊंची, यानी आधे तक तो वो पहुंच गई, और 7 फुट के खुद बाबूजी उनके जो घोड़ी थी केसर कालमी, उसके पीठ पर वो खड़े हो गए, और बस लगभग 20 से 25 हाइट हो गई उनकी दोनों की मिला के, और तोरण द्वार को आराम से, उस तोरण को छू लिया, यानी कि उसमें वो जीत गए। ठीक है, अब वो जैसे ही ये माहौल शांत हुआ, ये वाला हंसी टिटोली का, अब बाबूजी चले गए अंदर विवाह के लिए और फेरे लेने के लिए, कि वो रस्म जो फेरे की रस्म है उसका वक्त हो चुका था, और बाबूजी अंदर चले गए। अब सीन होता है यहां से क्लाइमैक्स शुरू। अब क्या हुआ
विलन की एंट्री हो गई। अब विलन कौन? जींदराव खिंची। उसने क्या करा, जो देवल चारणी है उसकी गायों को वो उठाकर ले गया, गायों को उठाकर ले गया। अब देवल चारणी आई वहां से दौड़ी दौड़ी, और देवल चारणी ने जैसे कहा कि बाबूजी वचन भूल गए क्या? मैं आपकी देवल चारणी, जो आपने मुझे बहन माना है ना, मैं वही देवल चारणी आज भीख मांग रही हूँ कि मेरी गायों को बचाइए, मेरी गायों को बचाइए, मेरी गायों को बचाइए। ऐसे जब उन्होंने 3 बार कहा तो ये बात उनके कान में पड़ी बाबूजी के, और बाबूजी ने जैसे फेरे ले रहे थे वो, तो पहला फेरा हो गया, दूसरा फेरा हो गया, तीसरा भी हो गया, और चौथा जैसे ही ले रहे थे ना, उस दौरान उनको सुनाई दिया कि देवल चारणी क्या कर रही है, आवाज लगा रही है, यानी कि गुहार लगा रही है रक्षा की। तो उन्होंने उसी टाइम पे जो वो बांधे रहते हैं ना, टावल सा रहता है उसमें गठजोड़ होता है, उसको उतारा और वही चौथे फेरे में उठकर वो चले गए और देवल चारणी की मदद के लिए पहुंच गए। अब देवल चारणी की मदद के लिए पहुंच गए और उनके सामने था उनका प्रतिद्वंदी और उनका रिश्तेदार, जो कि था जायल का जींदराव। अब जायल के जींदराव से उन्होंने युद्ध लड़ा, बड़ी शिद्दत से युद्ध लड़ा। पर वो कहते हैं ना कि परायों से युद्ध हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन अपनों से जब युद्ध होता है ना, तो तलवारें शरीर के ऊपर भाग पर नहीं, अंदर मन में भी लगती है। और जब जींदराव को जब बाबूजी मारने वाले थे, तो तभी उनकी जो बहन है सोहन बाई, वो आगे आकर खड़ी हो गई कि आप ऐसा मत करिए, ये मेरे सुहाग हैं। तो बस उस सुहाग की रक्षा के चक्कर में बाबूजी ने अपना बलिदान दे दिया, क्योंकि धोखे से जींदराव ने उन्हें मार दिया। अब वो मर गए वहीं पर। अब यहाँ डेचू नामक गांव की घटना थी। ये कौन सा गांव था? डेचू नामक गांव था, वहां की ये घटना थी। वहां पर बाबूजी अब क्या हो गए थे, अपने शव का बलिदान कर दिया था, क्योंकि देह तो कब की ही चले गई थी, उनकी जो रूह थी, अब ये बस देह ही बच गई थी। इस कारण से अब वो मृत शरीर पड़ा हुआ था। अब इस बात का पता किसको लग गया? फूलम दे को। वहां पर देखो, फूलम दे को पता चला। फूलम दे को पता चला तो फूलम दे चिल्लाई, रोई और बहुत ज्यादा विलाप किया। और उन्होंने क्या किया, वो बाबूजी के जो वस्त्र थे ना, जो गले में से वो उतार के गए थे टावल टाइप का, उसके साथ और उनकी तलवार या फिर उनके वस्त्रों के को लेकर वो भी सती हो गई। तो पहली ऐसी सती हुई है जिन्होंने वस्त्र के साथ समर्पण किया, यानी कि अपना देह त्यागा, अग्नि में समर्पित हुई वो। और वही अग्नि में जो हवन जल रहा था, उस हवन की अग्नि में वो अपने आप को समाविष्ट कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां तक की स्टोरी हो गई। अब इसमें एक क्लाइमैक्स और बाकी है कि जो इनको लक्ष्मण के अवतार बोला जाता है, तो क्यों बोला जाता है बाबूजी को, और आगे ऊंट रक्षक देवता है वो मैं आपको बता चुका हूं। अभी आप नोट डाउन करिए, जो थोड़ी बहुत बातें इनकी रह गई थी उनको आप नोट डाउन करिए। 2 स्टोरीज में हो चुकी है, आई होप आपको समझ में भी आ रही होगी और बोर तो बिल्कुल नहीं कर रही होगी। ओके, अब देखिए, आप लिखना प्रारंभ करिए। बाबूजी के कुछ सहयोगी थे, इनको अछूतो उद्धारक देवता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है कि इन्होंने क्या किया था, पाटन यानी गुजरात के 7 थोरी भाई थे, उनकी रक्षा करी थी और वो अछूत थे। उनकी रक्षा करने के कारण इनको शरणागत रक्षक देवता भी कहा जाता है, और वो अछूतों की भी रक्षा करी थी, इसलिए इनको अछूतो उद्धारक देवता भी कहा जाता है। एक एक वर्ड टू वर्ड याद हो रहा होगा ना, सही में याद हो रहा होगा। मैं कह सकता हूँ आप जब वीडियो पे हो
और कंटिन्यू आप देख रहे हो ना, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट वो सहयोगी कौन कौन थे जिनकी इन्होंने रक्षा करी ना, वही इनके सहयोगी बन गए। जैसे चांदा, हेमा, हरमल, सावल और सलजी, ये उन 7 भाइयों में से कुछ भाइयों के नाम थे, ठीक है, जो इनके सहयोगी बने। तिथि क्या है, कब इनका मेला लगता है बाबूजी का, इनका जन्म कब हुआ था, जो हुआ था 1239 ईस्वी में, लेकिन तिथि क्या थी, चैत्र अमावस्या। हिंदू महीने याद होने चाहिए और आपको तिथियां तभी याद होंगी जब आपको हिंदू महीने याद हो। हिंदू महीना चैत्र से स्टार्ट है, जनवरी फरवरी वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। हिंदू महीने बिल्कुल याद करने पड़ेंगे आपको, और मैं आपको बिल्कुल हिंदू महीनों की कृष्ण पक्ष की तिथि और शुक्ल पक्ष की तिथि सारी तिथियां याद करवा दूंगा, जिससे आपका जो कला संस्कृति का एक और टॉपिक है मेले व त्योहार तिथि वाइज याद हो जाएगा और इसमें भी हेल्प मिलेगी आपको बहुत अच्छे से। तो देखो, चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है, इनका जन्म हुआ था चैत्र अमावस्या को। आगे प्रतीक चिन्ह, इनको किस तरीके से, इनकी जो फोटो है, जो इनका जो हमने मूर्ति बनवा रखी है, वो मूर्ति क्या है, भाला लिए अश्वारोही। कौन भाला लिए अश्वारोही कौन है, बाबूजी है। नेक्स्ट इनकी जो पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में से पहली पुस्तक का नाम है, क्योंकि पुस्तकों से संबंधित प्रश्न बनते हैं, और पहली पुस्तक का नाम है बाबूजीरा दुहा। और बाबूजीरा दुहा ये किसने लिखी थी, लगराज ने लिखी थी। एक एक वर्ड टू वर्ड याद कर लेना, पुस्तकों से संबंधित प्रश्न आते हैं। जो आपको ये ऐसी जो पुस्तकें हैं वो कहीं और वीडियो में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो सिर्फ आपको यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि ये 10 से 20 जो पुस्तकें हैं और जो हमारा अनुभव है उनका मिश्रण है, जो आपको सारा परोसा जाता है। बस स्वाद लेते रहिए आप। तो नेक्स्ट बाबू प्रकाश, और ये बाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी, आसिया मोड़ जी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, आसिया मोड़ जी के द्वारा। बाबूजीरा सोरठा, और सोरठा लिखने वाले थे रामनाथ कविया। ये राइटर्स नेम है, ठीक है, ये बुक्स हैं और ये इनके ऑथर हैं। ओके, आगे देखिए, बाबूजीरी बात ये लिखी थी लक्ष्मी कुमार चूड़ावत ने लिखी थी। और उसके बाद में बाबूजीरा छंद ये लिखा था बिट्टू मेहाने, बिट्टू मेहाने। तो देखिए ये था कुछ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं कहानी के उस क्लाइमेक्स पे आपको ले जाता हूँ जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि इनको बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार क्यों कहा जाता है। और ये जो मारवाड़ में जो परंपरा है कि 4 फेरों के बाद में विवाह संपन्न माना जाता है, ऐसा क्यों होता है। और एक और प्रश्न कि बाबूजी से संबंधित जो लोक गाथाएं जो गाई जाती है वो किसके द्वारा गाई जाती है, कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, और कौन सी इनकी फड़ है, और फड़ क्या है, फड़ कौन बाजता है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये हमारी स्टोरी का एंडिंग पॉइंट है, क्लाइमेक्स के बाद का पॉइंट है। तो देखिए, जो मारवाड़ प्रदेश में बाबूजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इनको हम लक्ष्मण का अवतार क्यों मानते हैं, तो देखिए इनकी एक बैक स्टोरी है, उस बैक स्टोरी पे ध्यान देना। रामायण काल में क्या हुआ था, रामायण काल में जब राम जी और लक्ष्मण जी जब वनवास काट रहे थे, वनवास में थे, वनवास व्यतीत कर रहे थे, उस समय एक शूर्पणखा नाम का है जो रावण की बहन थी। उन्होंने क्या किया था कि लक्ष्मण जी के साथ फेरे लिए थे। अब वो कैसे लिए थे, देखो कैसे लिए थे उन्होंने। जब रामायण का काल चल रहा था उस समय ये वनवास व्यतीत कर रहे थे, उस वनवास का एक दृश्य था। उस दृश्य में एक तरफ राम जी एक वन में बैठे हुए हैं और एक पास में कुटिया है, और वहां उस कुटिया में सीता माता है जो झाड़ू लगा रही हैं, और उसी समय वहां पर लक्ष्मण जी लकड़ी काट रहे हैं। तो एक दृश्य है, और वहां पर शूर्पणखा आती है और कहती है राम जी से कि मुझे आपसे विवाह करना है। मैंने सुना है कि यहाँ पर अयोध्या से कोई नौजवान आया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो राम जी ने कहा कि मुझे
तुझसे विवाह करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है और वो रही मेरी पत्नी जिनका नाम है सीता। तो फिर उसके बाद में शूर्पणखा ने कहा कि कोई बात नहीं है, चलो अगर आपकी शादी हो गई है तो मुझे और भी युवक का नाम यहाँ पर सुनाई दे रहा है, क्योंकि आपने पुकारा था कि लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, तो मुझे वो सुनाई दे गया। तो वो लक्ष्मण है कौन, तो बताइए वो कहाँ मिलेंगे। तो राम जी ने कहा मुस्कुराते हुए कि मैं तुझे अभी भी बता रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, एक तरीके से लास्ट वार्निंग, कि तू उससे मिले ही मत। वो मैं जितना शांत हूँ उससे ज्यादा कहीं 100 गुना वो उग्र है, तो उसके पास मत जाओ। अगर जाओगे तो आपका विध्वंस ही है। क्योंकि नहीं, उन्होंने एटीट्यूड में बोला शूर्पणखा ने कि मैं तो जाऊंगी। तो लक्ष्मण के पास गई और लक्ष्मण ने जाके कहा कि मुझे आपसे विवाह करना है। लक्ष्मण ने कहा कि मुझे नहीं करना है, मेरी शादी हो चुकी है। पर वो उन्होंने नहीं माना शूर्पणखा ने, और कहा कि मुझे तो आपसे विवाह ही करना है। और बात युवती की आ गई, तो लक्ष्मण जी ने उनसे बचते रहे पहले तो, और बचने के लिए वो भागे, ठीक है, क्योंकि शूर्पणखा उनके पीछे पड़ गई थी और वो भागे। भागने में क्या हुआ, एक सरोवर है, उस सरोवर के उन्होंने कोई 3 चक्कर काट लिए दोनों ने मिला के। अब 3 चक्कर काटे, जब तक लक्ष्मण जी तो है ही शेषनाग के अवतार, उनका गुस्सा चढ़ गया, भारी हो गया, पारा एकदम हाई हो गया, हाई लेवल का हो गया। उन्होंने क्या किया, गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी उठाई और शूर्पणखा की नाक काट दी। बस वहीं पे उन्होंने, जो बगावत थी वो स्टार्ट हो गई थी। जो रामायण पढ़ेंगे उसमें देख लेना, आप पढ़ भी रखी होगी, नहीं पढ़ रखी होगी तो आप बुक्स में देख लेना। बस वहां पे उन्होंने 3 फेरे तो वो ले लिए थे, और लक्ष्मण जी के अवतार ही है पाबू जी। और शूर्पणखा ने जो जन्म लिया था वो राजा सूरजमल सोड़ा की बेटी सुप्यारदे यानी फूलम दे के रूप में लिया था। तो उस जन्म में तो उनके 3 फेरे हो गए थे, और इस जन्म में जब उनकी पाबूजी से शादी हुई तो 4 फेरे हो गए थे। टोटल मिलाकर 7 फेरे संपन्न हो गए थे, और उन 4 फेरों के बाद में ही पूरा विवाह संपन्न मान लिया जाता है, विवाह पूरा कंप्लीट हो जाता है। 4 फेरे इनफ होते हैं, सिर्फ मारवाड़ प्रदेश की बात करें तो। अब देखिए, ये तीनों स्टोरी मैं आपको बता चुका हूं, और ये वाली आपको कहीं और वीडियो में नहीं मिलने वाली है। अब आपको जो चीज लिखनी है वो आप लिखिए, कॉपी निकालिए। देखो, जैसे बाबूजी की फड़ के बारे में लिखना है। बाबूजी की फड़, जो लोग जानते नहीं है कि फड़ क्या होती है, फड़ में क्या होता है, एक कपड़ा होता है चौकोर, लाल रंग का कपड़ा होता है। उस कपड़े पर कुछ दृश्य मंडे हुए रहते हैं, उस पर प्रिंट रहते हैं कुछ दृश्य, जैसे कि एक दूल्हे का हो गया है, घोड़ा है, पूरी बारात जा रही है। एक कपड़े पर पूरी कथाएं ही अंकित होती हैं, और वो काफी बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। उसी को हम फड़ कहते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा कि फड़ क्या होती है। अब हम देख लेते हैं कि पाबूजी की फड़, इसका वाचन कौन करता है, किसके द्वारा इसको गाया जाता है, और इसका क्या असर होता है, क्यों करते हैं, क्यों गाई जाती है। देखिए, चेक करते हैं इसमें। बाबूजी की फड़ है, वाद्य यंत्र कौन सा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा इसको बांचा जाता है। अब वाद्य यंत्रों का जब टॉपिक आएगा आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, पूरा ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। अभी आप ये समझिए कि वाद्य यंत्र कौन सा यूज करते हैं, रावण हत्ता वाद्य यंत्र यूज करते हैं। प्रश्न बनता है, आया हुआ भी है। राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले एक एक वर्ड को आप नोट कर लेना, इनमें से प्रश्न बनेगा, जरूर बनेगा, बात याद रख लेना। नेक्स्ट, ये इस फड़ के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सी जाति है जो इनकी पाबूजी की फड़ को रावण हत्ता वाद्य यंत्र से बाजती है। वो है रायका या रेबारी, और ये रायका और रेबारी वही है जिनसे ये ऊंट लेके आए थे, क्योंकि रायका और रेबारी वही कास्ट है जो अपने पास सबसे ज्यादा ऊंट रखती है। और ऊंट के बच्चे को क्या बोलते हैं ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट,
फड़ के बारे में बात हो रही है। यह सबसे लोकप्रिय फड़ है, पाबू जी की फड़ है लोकप्रिय। और सबसे बड़ी फड़ और सबसे छोटी फड़ वो है लोक देवता देव नारायण जी की। तो ध्यान रखना दोनों में अंतर है। लोकप्रिय वर्ड आए तो क्या लिखोगे? बाबू जी। ओके, नेक्स्ट देखो, मारवाड़ में, अब इसको क्यों पढ़ा जाता है? जब मारवाड़ प्रदेश में ऊंट बीमार हो जाता है तब यह फड़ का वाचन होता है। और ऊंट के एक रोग होता है सर्रा, उस रोग से निवारण के लिए बाबू जी की फड़ बाची जाती है। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट, इस फड़ में क्या विशेषता है इस फड़ की? और इस फड़ में इनकी घोड़ी, और घोड़ी का नाम था केसर कालवी। उसको किस रंग से दर्शाया जाता है? काले रंग से, क्योंकि वो भी एक ब्लैक ब्यूटी थी, तो ब्लैक कलर की थी, तो काले रंग में ही दर्शाया जाता है। एक लोक देवता ऐसे हैं, उनकी जो फड़ है उस फड़ में उनकी घोड़ी को किसी और रंग से दर्शाया जाता है। वो मैं जब उस लोक देवता का टॉपिक आएगा जब बात करूंगा। ओके, देखिए नेक्स्ट, बाबू जी के पवाड़े, पवाड़े होती है वीर गाथाएं। वर्ड है पवाड़े, पवाड़े का मतलब होता है वीर गाथाएं। वीरों की जब गाथाएं या गीत सुनाए जाते हैं तो उसे मारवाड़ प्रदेश में कहते हैं पवाड़े। वर्ड पवाड़े, ध्यान रखना। और कौन गाता है? माठ वाद्य यंत्र के द्वारा गाई जाती है। किसके द्वारा? माठ वाद्य यंत्र के द्वारा गाई जाती है। नेक्स्ट, बाबू धड़ेरी वाचना, ये थोरी जाति के द्वारा गाई जाती है। थोरी जाति है, और उस थोरी जाति के लोगों को ही बचाया था। किसने? बाबू जी ने। वो जो 7 जो भाई थे ना, चांदा, डेमा, हरमल, सलजी, सोलंकी, ये सारे के सारे ये थोरी ही जाति के थे, इसलिए थोरी जाति भी कनेक्ट है बाबू जी से। तो थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र से, कौन सा? सारंगी वाद्य यंत्र से बाबू धड़ेरी वाचना गाते हैं, यानी गीत गाते हैं। नृत्य इनका, इनमें जो नृत्य किया जाता है इनके भूपों के द्वारा किया जाता है, यानी इनके सेवकों के द्वारा किया जाता है, इनके भक्तों के द्वारा किया जाता है। और वो करते हैं थाली नृत्य। ध्यान रखना, थाली नृत्य किया जाता है इसके द्वारा? बाबू जी के भोपों के द्वारा। नेक्स्ट, इनकी जो ध्वजा है वो सफेद रंग की होती है। ध्वजा कौन से कलर की होती है? सफेद रंग की होती है। इन्होंने क्या किया था? गुजरात के पाटन एक शहर है गुजरात में, वहां पर इन्होंने युद्ध लड़ा था। इनका पहला ही युद्ध पाटन के सुल्तान से हुआ था, मिर्जा खां से। उससे इन्होंने पहला युद्ध लड़ा और उस युद्ध को जीता। दूसरे युद्ध 1276 ईस्वी में लड़ा गया था, वो अपनों से था, यानी कि जींद राव से था। इस कारण से वो हार गए और इनकी मृत्यु हो गई। तो जन्म हुआ 1239 ईस्वी में और मृत्यु हो गई 1276 ईस्वी में डेचू नामक गांव में। कोलोमंड में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हो गई डेचू नामक गांव में। इस प्रकार से हमने बाबू जी की स्टोरी भी पढ़ ली है। बाबू जी के बारे में जन्म से मरण तक पूरी घटनाओं को विस्तृत जान लिया है। और ऐसा वीडियो जो कंप्लीट पैकेज लेकर आपके लिए आया है उसमें से आपके प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। बट आपको क्या करना है? चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक और कमेंट्स करने हैं। बस इतना सा कर दीजिए आप।